के पाठ कक्षा 11 आरव कक्षा 11 के लिए हिंदी आधार की पाठ्य पुस्तक है और इसका जो पहला जो भाग है वो है प्रेमचंद। तो प्रेमचंद के बारे में आपको बता रहा हूँ मैं कि मुंशी प्रेमचंद जो थे इनका जन्म वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था और हिंदी साहित्य युग के सम्राट माने जाते हैं। मूल नाम इनका धनपत राय था। इनका जन्म 1880 लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, उपन्यास सोजे वतन, मानसरोवर 8 खंड में उपलब्ध है, में गुप्तधन, कहानी संग्रह है करबला संग्राम, प्रेम की देवी, नाटक और निबंध संग्रह कुछ विचार विविध प्रसंग। इन 1936 में इस दुनिया से चल बसे। तो ये कहा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं तथा साहित्य के शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने पारिवारिक समस्याओं के कारण बीए तक ही पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे लेकिन जीवन यापन के लिए सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन उस समय तत्कालीन समय महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण इनको सरकारी नौकरी से त्यागपत्र भी देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र रखकर किया जाता रहा। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, ये प्रेमचंद के निर्वाध महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधले से निकालकर यथार्थ की ठोस ज़मीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की ज़मीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित नहीं रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा। यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद स्वयं ही उनकी गढ़ी हुई संज्ञा है। कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि कहानियाँ ऐसी हैं। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई और धीरे धीरे वैसी स्थिति तक पहुँचते हैं जहाँ कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ इनके सुंदर उदाहरण हैं। यहाँ दी गई कहानी नमक का दारोगा प्रकाशन 1914 में बहुत चर्चित कहानी है, जिसे आदर्श यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में आए एक मुहावरे को लें तो ये धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म कम कर्म से सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, सत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व कर्म से पंडित अलोपीदीन और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया है।
ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने में सफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, हटवा देते हैं। लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से प्रकाश बंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपने सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वह नदी के किनारे वाला बेमुरवत उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। यानी आप कह सकते हैं कि ईमानदारी से प्रभावित होकर के उन्होंने अपने खजांची का पद पर नियुक्त कर दिया। कहानी के इस अंतिम प्रसंग के पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अंततः शासिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती हैं। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान नियत्य और अकेले पढ़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई नजर आने लगती है। उपन्यास से इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। इसलिए कह सकते हैं कि संसार में सत्य की ही जीत होती है। यहीं से जो है आपका पाठ नमक का दारोगा शुरू होता है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। पढ़ कर के ये मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है नमक का जब व्यापार करना बड़ा मुश्किल हो गया तो पंडित जी ने जो है दारोगा को खरीदने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। इसी को आधार मान करके अंत में जो है जब उस दारोगा को जब बर्खास्त करवा देते हैं तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि ईमानदार व्यक्ति को हटाया तो जा सकता है, लेकिन उसका उचित फल भी वो अंत में प्रदान करते हैं कि उन आवश्यकता पड़ने पर जो है उनको उच्च पद पर बैठा करके उसको अपनी पूरी जायदाद का मैनेजर नियुक्त करते हैं। इसी प्रकार जो है ये असत्य पर सत्य की जीत आप इसमें कह सकते हैं कि आप धन बल के ऊपर अत्याचार करके कोई चीज़ हासिल तो कर सकते हैं, परंतु वो आपकी सही मंजिल नहीं हो सकती। यही बात इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। आप देखेंगे नमक का दारोगा, तो यहाँ पे नमक के व्यापार को लेकर के जब गाड़ियाँ पकड़ लेते हैं तो रिश्वत दे करके तरह तरह से दारोगा को लिया जाता है और अंत में वो जो है सफल भी होता है, परंतु अंत में उसको नीचा ही देखना पड़ता है, क्योंकि सत्य के आगे झुकना ही पड़ता है। यही पाठ ये बात कहना चाहती हूँ। तो ये आपको पाठ हो गया, आप इसके प्रश्नोत्तर कर लेंगे देख करके, और कहीं परेशानियाँ नेक्स्ट आगे दूसरा पार्ट आगे बताएंगे।